हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें दो बातें आपको दिख रही हैं। पहली चीज है हमारी समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं और दूसरी चीज क्या है, सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। इसका अर्थ है कि हमें इस स्टेटमेंट को क्लियर करने के लिए दो बातों को समझाना रहेगा कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं और दूसरी चीज हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होगी, वो कौन सी है कि सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। तो लेट्स सी कि हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। यस, देखिए समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, इस बात को प्रूफ करने के लिए हम अपने लॉजिक्स देंगे, तर्क देंगे। तो कौन से तर्क देंगे हम? तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि अनुबंध एक ठहराव है जो राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। मतलब अनुबंध एक ऐसा ठहराव है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। देखिए, मान लीजिए सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, ये इस तरीके से सीढ़ियाँ हैं किसी जगह पे पहुँचने के लिए। अब ये पहली सीढ़ी जो है वो है ठहराव, ठीक है, पहली सीढ़ी जो है वो ठहराव, और हम ये मान लें कि लास्ट सीढ़ी जो है वो है हमारी अनुबंध, ठीक है। अब आपको जिस जगह पे डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाना है तो हमें सबसे पहले क्या है, पहली सीढ़ी पार करनी होगी, मतलब ठहराव करना होगा। और इतनी सारी सीढ़ियां हम पार करेंगे जब जाके हमारा अनुबंध बनेगा। तो आप बात समझ गए कि यदि हम बात कर रहे हैं कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं तो इसका अर्थ है कि पहली सीढ़ी पे पैर रखोगे, आप पहली सीढ़ी क्रॉस करोगे तभी आप अनुबंध तक पहुंच पाओगे। इट मीन्स यदि कहा गया है कि दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है, तो इसमें अंडरस्टूड है कि ठहराव तो हुआ ही होगा। अब हम हमारी बात को प्रूफ करने के लिए लॉजिक्स देंगे, तर्क देंगे। पहला देंगे हम कि ठहराव के पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। तो इसको जो है कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए आप इसमें एक वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण, जो पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने समझाया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है वो रेफर कर सकते हैं, वही सारे पॉइंट हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। क्योंकि ठहराव सबसे पहली स्टेप होती है, ठहराव, प्रस्ताव रखा जाता है, स्वीकृति रखी जाती है। फिर हमने वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षणों में पढ़ा है कि पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, प्रतिफल वैधानिक होना चाहिए, स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव नहीं होना चाहिए, तभी जाके वह अनुबंध बनता है। तो यही सारे पॉइंट हमें यहाँ पर लिखने हैं अपने इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए। तो अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। तो क्या होती है अनुबंध करने की क्षमता? कि व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का हो, वयस्क हो और किसी राज नियम द्वारा उसे शत्रु घोषित न किया गया हो, ठीक है। फिर स्वतंत्र सहमति होना चाहिए। सहमति जो है, यदि किसी धोखा, कपट, डराकर, धमकाकर यदि उससे हाँ करवाया गया है तो वो सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाती है। तो सहमति जो है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। फिर ठहराव में वैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। इसका अर्थ है कि आप यदि किसी को उपहार में कोई वस्तु दे रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो है आप प्रतिफल 0 है। फिर स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव नहीं होना चाहिए। व्यर्थ घोषित ठहराव, इसका एक डिटेल क्वेश्चन भी बनता है जो हम पढ़ेंगे कि व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव, शादी में रुकावट डालने वाले ठहराव, बाजी के ठहराव जो है वो स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित है। तो इस तरह का कोई आपने एग्रीमेंट किया है तो वो कभी भी अनुबंध नहीं बन पाएगा। फिर है ठहराव लिखित और पंजीकृत होना चाहिए। यदि किसी अधिनियम की कोई रिक्वायरमेंट है कि यह, जैसे बिजनेस में जनरली जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें कहा जाता है कि आपका लिखित होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए कौन से पॉइंट लिखेंगे? वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण। क्लियर ये चीज? अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की, जो कि है सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं।
ठीक है, सभी ठहराव। देखिए ठहराव हमारी पहली सीढ़ी है, तो जरूरी नहीं है कि आप अनुबंध तक पहुंचे, पहली सीढ़ी करके आप नीचे वापस आ सकते हैं, डेस्टिनेशन तक आप नहीं पहुंचे। तो कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं कि जब सिर्फ ठहराव होता है, अनुबंध तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे होते हैं? सबसे पहला होता है सामाजिक ठहराव। नेचुरली जैसे आपने किसी रिश्तेदार को अपने यहाँ खाने पर बुलाया, अब वो खाना खाने नहीं आया किसी भी कारणवश, तो क्या आप उस पर कोई कोर्ट केस कर सकते हैं, राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय करवा सकते हैं कि वो मेरे घर खाना खाने नहीं आया तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो इस तरीके के ठहराव जो है वो सामाजिक ठहराव ही रह जाते हैं, अनुबंध कभी भी नहीं बनते हैं। पारिवारिक ठहराव, पिता पुत्र के बीच में कोई प्रॉमिस हुआ है, या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कोई प्रॉमिस हुआ है, या किसी भी मतलब पारिवारिक उसमें जो है, मान लीजिए पिताजी ने कहा कि बच्चे को कि आज शाम को हम तुम्हें घुमाने चलना है, घूमने चलना है क्या, तो वो बच्चा बोलता है हाँ हमें चलना है। तो ये पारिवारिक आपने क्या कर लिया, ठहराव हो गया। क्या ये अनुबंध बनेगा? अनुबंध बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? एक तो क्षमता होनी चाहिए, तो बच्चा छोटा है। दूसरा वैधानिक प्रतिफल होना चाहिए, तो प्रतिफल या नहीं है। तो इस तरीके के ठहराव जो है कभी भी अनुबंध नहीं बनते हैं, केवल एग्रीमेंट मतलब प्रस्ताव और स्वीकृति पे वो रह जाते हैं। राजनीतिक ठहराव, राजनीतिक ठहराव इट मीन्स मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव के दौरान में कोई प्रॉमिस किया है, कहा है कि मैं इतने रुपए जमीन दूंगा, तो क्या आप उसके अगेंस्ट में केस दायर कर सकते हैं? नहीं। तो ये होते हैं राजनीतिक ठहराव, केवल ठहराव ही बनते हैं, अनुबंध नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उसमें वैध अनुबंध के बाकी के लक्षण उपस्थित नहीं रहते हैं। फिर धार्मिक या नैतिक ठहराव, धार्मिक ठहराव जैसे कि हमने प्रॉमिस किया किसी मंदिर में 50,000 रुपए दान देने का, पुजारी को कहकर आए हमारे जन्मदिन पर, अब वो 50,000 रुपए हम नहीं दे पाते हैं या नहीं देना चाहते हैं, तो क्या पुजारी हमारे ऊपर केस कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इस तरीके के ठहराव जो है वो क्या हो जाते हैं, सिर्फ ठहराव ही रहते हैं, अनुबंध नहीं बन पाते हैं। अब हम बात करेंगे कि यदि आपने किसी ऐसे व्यक्ति से ठहराव कर लिया जिसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं थी, मतलब किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति से आपने ठहराव कर लिया, तो ऐसे व्यक्ति के संबंध में जब आप कोर्ट केस लेकर जाएंगे तो कोर्ट क्या कहेगी कि ये आपका अनुबंध जो है वैध नहीं है, क्योंकि आपने ऐसे व्यक्ति से अनुबंध किया है जो अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है। तो ये जो ऐसा अनुबंध क्या कहलाएगा, केवल क्या कहलाएगा, फिर ठहराव। यहीं पे आके स्टॉप, कभी भी अनुबंध नहीं बन पाएगा। ऐसे ही स्वतंत्र सहमति के अभाव में किए गए ठहराव, मतलब वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण में से कोई एक लक्षण भी यदि आप पूरा नहीं करते हैं तो वो क्या होंगे कि ठहराव ही रह जाएंगे, अनुबंध नहीं होंगे। तो स्वतंत्र सहमति के अभाव में ठहराव, डराकर धमकाकर सहमति लेकर आपने एग्रीमेंट करा है। अवैधानिक उद्देश्य, स्मगलिंग करना, चोरी करना, या किसी थर्ड पार्टी को आपने पैसे दिए कि उसकी दुकान, किसी दूसरे व्यक्ति की दुकान उड़ा करा, दुकान जो है खराब करके, तो उस संबंध में यदि कोई पैसे का लेन देन में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्या कहलाएगा, आपका अवैधानिक उद्देश्य। ऐसे स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित यदि कोई ठहराव आपने किया है, जैसे व्यापार में रुकावट डालना या शादी में रुकावट डालना या शर्त लगाने का कोई ऐसा ठहराव आपने किया है, तो वो भी कभी अनुबंध नहीं बनता है। ठीक है, तो ये आपको जब क्वेश्चन आता है तो आपको अपने दोनों पॉइंट को समझाने के लिए तर्क देना है कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, उसमें आपको वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण लिखना है। और जब हम दूसरे पॉइंट को समझाएंगे कि सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं, उस पॉइंट को समझाने के लिए आपको ये सारे पॉइंट डिस्क्राइब करना है। और अंत में हमको इस पॉइंट के निष्कर्ष में ये लिखना है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समस्त अनुबंध जो है सबसे पहले ठहराव होते हैं, एग्रीमेंट बनते हैं, उसके बाद ही वो अनुबंध बनते हैं। लेकिन हर ठहराव अनुबंध तक पहुंचे, कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, ये जरूरी नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है एग्जाम में भी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।